हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देखने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 जो है, हमें जो पार्ट 3 था उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया है, जो कि कोर्ट में इन्फोर्सेबल, अगर कोई वायलेशन करता है तो उसे हम इन्फोर्स करा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी जो है, राज्य की नीति के निदेशक तत्व है, ये भी एक स्टेट को डायरेक्शन दिया गया है कि वो अपने स्टेट की जो पॉलिसी बनाए, अपने उसकी उन्नति, विकास, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए इन प्रोविज़न को ध्यान में रखते हुए लॉ बनाए। ये एक डायरेक्शन दिया। लेकिन ये इस फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में मुख्य अंतर ये है कि अगर इन चीज़ों का राज्य वायलेशन भी करती है तो इसको कोर्ट द्वारा प्रवर्तित, इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। चलिए, तो हम मुख्य अंतर देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में। कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो कोर्ट में इन्फोर्सेबल है, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है वो इन्फोर्सेबल नहीं है। फंडामेंटल राइट्स को राजनीतिक अधिकार बोला गया, जो राज्य के ऊपर नियंत्रण स्थापित करते हैं, जबकि जो डीपीएसपी है वो सामाजिक और आर्थिक अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स जो है राज्य की शक्ति पर नियंत्रण करते हैं, जबकि डीपीएसपी राज्य की शक्ति को बढ़ाता है, विस्तृत करता है। फिर फंडामेंटल मतलब मैक्सिमम जो फंडामेंटल राइट्स है वो राज्य के लिए नेगेटिव ऑब्लिगेशन है, और जो डीपीएसपी है वो राज्य के लिए पॉजिटिव ऑब्लिगेशन के रूप में, जो राज्य को कुछ करने के लिए डायरेक्शन देता है, निर्देशित करता है। ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स का क्षेत्र जो होता है सीमित होता है, लिमिट है, लेकिन जो डीपीएसपी है वो विस्तृत क्षेत्र होता है। और जो फंडामेंटल राइट्स है वो इंडिविजुअल अधिकार है, मतलब इंडिविजुअल राइट्स है, और जबकि जो डीपीएसपी है वो सामूहिक अधिकार है। तो ये मुख्य अंतर है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में। और अगर फंडामेंटल राइट्स और जो डीपीएसपी, इन दोनों में अगर वो होता है एक दूसरे में मतलब अधिभावी होगा फंडामेंटल राइट्स, जब दोनों में अगर आपस में सामंजस्य नहीं हो, एक दूसरे के विपरीत जा रहा हो, तो वहाँ पर जो ओवरराइड क्या करेगा, फंडामेंटल राइट्स ओवरराइड करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमको जो फंडामेंटल राइट्स दिए है वो क्यों दिए हैं, कि मानव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दिया गया है। जबकि जो डीपीएसपी है वो केवल समाज के उत्थान के लिए, समाज में विकास हो, प्रगति हो, उसके उत्थान के लिए ज़रूरी दिया गया है। तो यहाँ पे जो प्राथमिकता जो दी जाएगी उस पर हमेशा डिस्प्यूट रहा है। हर बार अलग अलग केसेस आए हैं जिसमें डिसीजन हुआ है। जैसे जो सबसे पहले जो मद्रास राज्य वर्सेस चंपाकम तोई राजा जो केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो निदेशक सिद्धांतों पर, डीपीएसपी पर ओवरराइड होंगे, अभिभावी होंगे, और निदेशक सिद्धांत मूल अधिकारों के अनुरूप होंगे और सहायक रूप में होंगे। इसका मतलब ये कि जो डीपीएसपी जो होंगे वो इस तरीके के बने होंगे जो फंडामेंटल राइट्स को मतलब फुलफिल करने में सपोर्ट करें, ना कि उसके विपरीत जाए। किंतु यदि मूल अधिकार का अतिक्रमण नहीं हुआ है तो और अगर दोनों ऐसा है कि डीपीएसपी ऐसा है जिससे फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं हो रहा है, अगर उसको फॉलो करते हैं डीपीएसपी को और उससे फंडामेंटल राइट्स फॉलो नहीं होता है, तो अपनी उस सीमा तक लागू किया जा सकता है। लेकिन अगर डीपीएसपी को लागू करते किया जाता है और फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो फिर वहाँ पे अधिभावी फंडामेंटल राइट्स होंगे। ठीक है। चलिए, और इसमें कुछ ऐसे क्लॉजेस दिए गए हैं जो हम अगर देखेंगे, आर्टिकल 31C या सी जो है, जो जिसमें ये बोला गया था, ये 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया था इसमें ये क्लॉज, कि जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल जो 14, 19 एंड 31, अगर डीपीएसपी 31C में ये क्लॉज दिया गया था कि डीपीएसपी को लागू करने में अगर स्टेट कोई लॉ बनाता है और वो लॉ अगर इन आर्टिकलों का वायलेशन करता है, तो भी अधिभावी जो डीपीएसपी को जो राइट दिया है वो अधिभावी ओवरराइड किया जाएगा। और इसे अगर वायलेशन होता भी है अगर उन लॉ को लागू करने में, तो
कोर्ट के पास जाके उसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर फिर केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य में आया कि 25th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो तो सही उसने ठहराया इस केस में, लेकिन ये जो लाइन बोली गई थी कि अगर वायलेशन हो रहा है तो कोई भी कोर्ट में जाके उसको इन्फोर्स नहीं करा सकता है, इस लाइन को उसने असंवैधानिक बताया, इनवैलिड बताया। तो इस लाइन को वहां से फिर असंवैधानिक बताया गया। फिर उसके बाद वापस से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और उसमें ये बोला गया जो पार्ट जो जो 25th में पर्टिकुलर जो डीपीएसपी का जो क्लॉज था लागू करने वाला, वो जो क्लॉज लागू किया था 39 बी एंड सी वाला, सिर्फ इसी के केस में बोला गया था कि अगर ये वायलेशन कर रहा है तो कोर्ट में नहीं जा सकता है। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इस पार्ट को हटाकर उसको पूरा पार्ट 4 के जो पूरे डीपीएसपी है उसको इन्फोर्स कराने में अगर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का अगर वायलेशन होता है तो ये मतलब यहाँ पे डीपीएसपी को अधिभावी किया जा सकता है, उसको आगे रखा जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया जिसमें क्लॉज 31C, जिसमें ये बोला गया था कि जो डीपीएसपी उसको अधिभावी बनाया जाएगा इन आर्टिकल्स पे। तो यहाँ पर इसको बोला गया है कि ये इनवैलिड है, असंवैधानिक घोषित किया गया है। क्यों? क्योंकि ये मूल अधिकारों पर अगर डीपीएसपी को प्राथमिकता दी जा रही है तो ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे को नष्ट करता है। और यहाँ कहा कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो एक दूसरे के पूरक है, उन दोनों में कोई विरोध नहीं है और एक दूसरे के ऊपर प्राथमिकता देना भारतीय संविधान के संतुलन और सामंजस्य को नष्ट करता है। तो यहाँ इस केस में ये लेट डाउन किया गया। और फिर बाद में ऐसे कई केसेस आए जिसमें फंडामेंटल राइट्स और उसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर वहाँ यही बताया गया कि नीति निर्देशक तत्व को प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन इनको इस हिसाब से होना चाहिए कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सके और हम ज्यादातर कोशिश ये की जाए कि इनमें टकराव की स्थिति ना आए। तो चलिए अब हम आर्टिकल्स देख लेते हैं हमारे। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 36, जो डीपीएसपी है वो 36 से जो टोटल जो है पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51 तक दिया गया है और ये सिर्फ एक निर्देशक तत्व है जो राज्य को अपनी पॉलिसी एक्ट जो भी वो बना रहा है स्टेट के लिए, तो उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए, उत्थान के लिए इन डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए वो अपने स्टेट बनाए। ठीक है, तो हम यहाँ आर्टिकल 36 में दिया है जो स्टेट की डेफिनेशन वही होगी जो पार्ट 6 में जो दी थी वही डेफिनेशन होगी, जिसमें संसद, विधानसभा और जो लोकल अथॉरिटीज़ है, बॉडीज़ है, वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। फिर आर्टिकल 37 बोलता है कि इस भाग में अंतर्विध तत्वों का लागू होना। तो यहाँ पर ये बोला है कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, लेकिन ये जो तत्व है, ये जो डीपीएसपी जो दिए गए हैं, देश के शासन में मूलभूत और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। राज्य को ड्यूटी दी है आर्टिकल 37 में कि वो कोई भी एक्ट बनाए, कोई भी पॉलिसी बनाए जो देश के शासन के लिए आवश्यक है, उसके लिए वो इसको ध्यान में रखते हुए देश मतलब अपनी नीति पॉलिसीज बनाए। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 38, जो बोलता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो जहाँ पर बोला गया है कि सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए क्या करना है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करें, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करें। तो स्टेट को बोला गया है कि अपनी सामाजिक व्यवस्था ऐसी रखे जिसमें इन तीनों जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है उसके लिए मतलब भरसक ऐसा काम करे, ऐसे स्थापना इंस्टीट्यूट लाए, ऐसे संरक्षण का काम करे जिससे लोक कल्याण की में अभिवृद्धि हो सके।
ये बोला गया है। फिर दूसरा, राज्य विशिष्ट आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। जो इनइक्वलिटी है आय के केस में, तो उसको कम करने की कोशिश करेगा। और केवल इंडिविजुअल के बीच ही नहीं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूह के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। सिर्फ इंडिविजुअल के बीच में ही नहीं, समूहों में भी जो प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की जो असमानता है, उसको खत्म करने की प्रयास करेगा। तो ये राज्य को ये ड्यूटी दे दी है, ये कर्तव्य दिया है कि इसको ये काम करना होगा। अब कुछ नीति तत्व दिए हैं कि ये फॉलो करने कि क्या क्या है उसमें। आर्टिकल 39 में बोला गया है, राज्य अपनी नीति का विशेषतः इस प्रकार संचालन करेगा। मतलब नीति इस तरीके से बनाएगा, जो भी पॉलिसी बना रहा है, जिससे क्या सुनिश्चित हो सके, क्या उसके मतलब क्या बेनिफिट हो सके, क्या ध्यान में रखते हुए वो पॉलिसी बनाए कि जो पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। तो पहले तो ये कि पॉलिसी कुछ भी ऐसा बनाओ जिसमें ये होना चाहिए कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान रूप से जीविका के साधन मिले, दोनों का अधिकार है कि दोनों काम कर सके। तो ऐसी पॉलिसी बनाओ कि दोनों के लिए काम हो सके। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। तो ये बोला गया है कि जो भौतिक संसाधन है हमारे, जो समाज में, समुदाय में जो भौतिक संसाधन, तो उसमें जो स्वामित्व नियंत्रण है केवल एक ही, जैसे अमीर वर्गों के पास ही न रहे, मतलब इस तरीके से बटा रहे कि सभी का सामूहिक रूप से सर्वोत्तम, सभी का हित हो, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम हित हो सके, इस टाइप से वो बटा हुआ होना चाहिए। तीसरा है आर्थिक व्यवस्था, जो हमारी पॉलिसीज है, हमारी जो इकोनॉमिकल जो सिस्टम है, जो व्यवस्था अरेंजमेंट है, वो इस प्रकार से चले, जो इकोनॉमिक अरेंजमेंट जो है इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। मतलब सब जो धन और उत्पादन साधन का ना, मतलब सभी के लिए हो, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर किसी एक के लिए ही वो मेन काम कर रहे, बाकी के लिए नहीं हो। तो ये इस तरीके से बंटवारा किया जाना चाहिए आर्थिक व्यवस्था का। फिर डी में पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। वही है कि अगर दोनों एक ही पोस्ट पे है और अगर दोनों को उतना ही समय हुआ है काम के लिए, और अगर आप ये कर रहे हो कि स्त्री को कम दे रहे हो क्योंकि वो स्त्री है, पुरुष को ज्यादा दे रहे हो, तो ये गलत होगा। तो यहाँ ये बोला है कि अगर समान कार्य है दोनों का, तो उसके लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। ई में दिया है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य है। अब आप उनको काम में लगा रहे हो, पर उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, उनकी शक्ति का भी ध्यान रखना है। बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। छोटे बच्चों को भी काम पे लगा लिया जाता है, तो ऐसा नहीं हो कि उसका दुरुपयोग हो रहा है। और आर्थिक आवश्यकता से विवश उनको ऐसे विवश होना पड़ रहा है कि पैसों की मजबूरी के कारण उनको ऐसे कामों में जाना पड़ रहा है जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल नहीं हो, वो मतलब कर नहीं सकते हैं और उनको फिर भी जाना पड़ रहा है। तो ऐसे काम ना हो सके, तो इस चीज को भी ध्यान में रखा जाए। तो ये आर्टिकल 39 में गाइडलाइंस दे दी है कि आप अपने पॉलिसीज बनाओ, तो इसके लिए ये चीजें ध्यान में होना चाहिए। इसके अलावा बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए। तो ये पर्टिकुलर बच्चों के लिए बोला है कि उनके स्वस्थ और विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए, और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। तो यहाँ पर्टिकुलर बच्चों के लिए क्लॉज दिया है कि बच्चों का भी संरक्षण किया जाए। चलिए नेक्स्ट है आर्टिकल 39A, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो राज्य को ये सुनिश्चित करना होगा कि वो जो उसका विधिक तंत्र है वो इस प्रकार हो कि सबको समान अवसर मिले और कोई भी न्याय प्राप्त करने से के अवसर से वंचित ना हो। मतलब इस तरीके से उसका विधान हो, उसकी स्कीम इस तरीके से बनाए कि सभी को समान अवसर मिले और वो न्याय प्राप्त करने से वंचित ना हो, किसी भी नियोग्यता के कारण या किसी भी बात के कारण। ऐसा ना हो कि वो या किसी आर्थिक स्थिति या पैसा नहीं है इस वजह से। तो इसको ध्यान में रखते हुए स्टेट को ऐसे अपनी पॉलिसी बनाना चाहिए और ऐसी स्कीम होनी चाहिए, ऐसी रीति से कि वहाँ निःशुल्क विधिक सहायता की भी व्यवस्था करेगा। तो जब कोर्ट में जाते, जब आप वकील हायर नहीं कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको वकील मिलता है। तो ये निःशुल्क विधिक सहायता की भी व्यवस्था की गई है।
नेक्स्ट, ग्राम पंचायतों का संगठन। तो राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, उनको ऐसी शक्तियां प्राधिकार प्रदान करेगा जो स्वतः शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। नेक्स्ट है 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो पॉलिसी ऐसी बनाना है जिसके कारण क्या आर्थिक सामर्थ्य और विकास हो सके, ठीक है, उसमें काम मिले, उनको शिक्षा पाने का अधिकार मिले, और जो बीमार है, जो असहाय है, उनको मतलब सहायता पाने का अधिकार मिल सके, इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट है काम की न्याय संगत हो, मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का बंद। अब ये है कि काम तो मिल रहा है, चलिए काम तो दे रहे हैं, लेकिन काम भी ऐसा हो कि न्याय संगत होना चाहिए, इस टाइप से होना चाहिए कि उनके मानवचित दशाओं पर इफेक्ट ना पड़े, वो सही मतलब सही रहे। और अगर विमेन को, अगर महिला अगर काम कर रही है और अगर वो प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको प्रसूति सहायता दिया जाए, उसको उससे रिलेटेड ऐसे स्टेट ओपन करेगा कि प्रेगनेंसी के टाइम उसको सहायता मिल सके। जैसे आप देखेंगे आंगनवाड़ी वाला जो है, वहाँ पर महिलाओं के लिए निशुल्क, जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनके लिए निशुल्क चेकअप है, पूरा उनका सारा दवाई गोली जो भी चाहिए वो सब वहाँ पे निशुल्क मिलता है। इवन डिलीवरी के लिए भी सरकारी हॉस्पिटल और इस टाइप से बने जहाँ उनको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ स्टेट ये काम कर रहा है, इस तरीके से अपने जो डीपीएसपी है उनको फॉलो कर रहा है। स्टेट में ऐसी पॉलिसियां ला रहा है कि बहुत सारी स्कीम्स दे दी है जिसके तहत उन्हें फ्री में मिल रहा है या बहुत कम दाम पे हर चीज जो सहायता उपलब्ध हो रही है। नेक्स्ट है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम का, जैसे निर्वाह मजदूरी ऐसा है कि काम, अब क्या कंपनी में काम कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं तो वहाँ के लिए ना गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया, ऐसे एक्ट आ गए हैं जिसमें क्राइटेरिया कर दिया है कि मिनिमम वेजेस इतना देना पड़ेगा, आपको इतने ही घंटे काम करा सकते हैं, अगर ज्यादा घंटे काम करा रहे तो ओवर टाइम का भी पैसा मिलेगा। तो ये सब जो भी चीजें हैं, एक स्टेट को अपना जब लॉ बना रहा है, पॉलिसी बना रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए वो ताकि उसका सामाजिक आर्थिक उत्थान हो सके, विकास हो सके, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं। तो जो कर्म कार्य, जो मजदूरी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर प्रोविजन किया गया है। फिर उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, तो ये भी एक दिया गया है कि जो कर्मकार है वो भी मैनेजमेंट में उसके जो भी है अपने राय दे सकते हैं, वो भी अपना योगदान दे सकते हैं, ऐसे कदम उठा सकते हैं। उससे रिलेटेड राज्य ऐसी नीति बना सकता है जिसमें उनको भी शामिल किया जा सके, उनकी भी विचार को लिया जा सके, इस टाइप की कुछ पॉलिसी बनाए। फिर है 43B सहकारी सोसाइटी का संवर्धन। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, मतलब सभी पर समान रूप से कानून लागू हो सके ऐसे बनाने की राज्य की मतलब कोशिश रहे, वो प्रयास करे कि वो जो भी है सभी पे एक समान सिविल संहिता, मतलब सभी पे, कोई भी धर्म का इंसान हो उस पर समान रूप से सारे प्रोविजन लागू हो। लेकिन अभी भी जो पर्सनल लॉज है, हमारे जो सिविल लॉज है, वो तो एक हो गए हैं कि सभी पर एक जैसे लागू होंगे, लेकिन जो पर्सनल लॉ है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, मुस्लिम के लिए जो उनका एक्ट लग रहा है, तो ये ऐसे लॉ जो है, एडॉप्शन से रिलेटेड लॉ है और उत्तराधिकारी से संबंधित जो लॉ है, वो अलग अलग अभी भी पर्सनल लॉ है और उनको एक करना अभी मुश्किल है। तो यहाँ पे क्योंकि ये इन्फोर्स नहीं कराए जा सकते हैं, तो यहाँ पे जो स्टेट अपने यहाँ की जैसी पॉलिसी बनाना चाहता है वो वैसी बना सकता है। आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। तो राज्य ये देखेगा कि जो 6 वर्ष की आयु जिन्होंने पूरी कर ली या 6 वर्ष तक के हैं, उनके क्या प्रारंभिक रूप से ना उनकी बाल्यावस्था की देखरेख करे, शिक्षा देने के उपबंध करे। तो जैसे दिया देते हैं कि गाँव में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, या सरकारी स्कूल में दिया है कि बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल से ही सब कुछ, अनाज दिया जा रहा है, उनको खाना वहीं पे मिल रहा है, कपड़े दिए जा रहे, किताबें दी जा रही, ताकि वो दूसरी चीजों के कारण, पैसों की कमी के कारण या किसी और आर्थिक तंगी के कारण स्कूल जाना बंद ना करें। तो यहाँ पे स्टेट ने ही ऐसी पॉलिसी निकाल दी कि उनकी देख रेख और शिक्षा का अधिकार उनको दिया जाए।
फिर आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। तो राज्य जन जो दुर्बल वर्ग है, जो वीकेस्ट है, वीकर सेक्शन है हमारा, ST SC है, इनको शिक्षा का अधिकार दिया, शिक्षा के लिए मतलब इनके लिए कुछ प्रोविजन करे कि ये शिक्षा इन्हें भी मिले, और पैसों से रिलेटेड अर्थ संबंधित या कोई ऐसे विशेष प्रावधान करे जिसके कारण अन्याय खत्म हो सके, शोषण से उनको सुरक्षा मिल सके, ऐसे काम स्टेट करें। नेक्स्ट है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। तो राज्य ऐसा करे कि जो खाने पीने की जो चीजें हैं वो उसका जो पोषाहार स्तर है वो सही रहे, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो सके, लोक स्वास्थ्य को में सुधार किया जा सके। तो ये कर्तव्य राज्य का माना गया है कि वो इस टाइप की चीजों को ध्यान में रखे। और जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधि है और जो मादक पेय है, इसका प्रतिषेध करने के लिए प्रोविजन करे कि लोगों को रोके। उसके हालांकि गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दे देती है, फॉलो करे नहीं करे वो बात की बात है, पर इनको अपने पॉलिसी में शामिल करना ज़रूरी है। मतलब अगर विकास चाहते हैं तो इनको फॉलो करना चाहिए। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। तो राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से संगठित करने का प्रयास करे। तो जो कृषि हमारे यहाँ हो रही है, पशुपालन हो रहा है, तो वहाँ पे ये बोला गया है कि आज के जो सारे मेथड्स अपनाए जा रहे हैं, वैज्ञानिक प्रणालियों का जो यूज किया जा रहा है, उनको यूज करा जाए ताकि अच्छे से अच्छी खेती हो सके, पशुपालन हो सके। और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं के नस्लों के परिरक्षण सुधार के लिए, जो बछड़े होते हैं जो दूध देते हैं ऐसे वाले, और जो पशु जिनको ट्रेवलिंग में यूज करते हैं, तो ऐसे जो है उनका परिरक्षण करे, उनकी रक्षा करे, सुधार करे और उनके वध का प्रतिषेध करे कि हाँ ये जो वध किए जाते हैं, हत्याएं की जाती है, उसको रोका जाए। आर्टिकल 48A पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करे। तो देश यही है कि पर्यावरण का संरक्षण करे और उसमें रहने वाले जो भी प्राणी है सब है, वन की रक्षा करे, उसमें रहने वाले जीवों की रक्षा करें। फिर आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण करें। तो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले जो भी है कलात्मक, ऐतिहासिक, जो भी हमारी धरोहर है, जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर ऐतिहासिक चीजें हैं जो पहले बहुत पहले से बने हुए हैं, तो उनकी सुरक्षा करें, क्योंकि ये हमारे लिए एक पूंजी, एक धरोहर है हमारे देश के लिए। तो इसको विनाश होने से, इसको खत्म होने से रोकने के लिए उस ऐसे प्रावधान करें। फिर आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो क्योंकि अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर काम करेगी तो यहाँ पर मतलब एक जो न्यायिक जो स्वतंत्रता दी गई है न्यायालय को, उसका वो फुलफिलमेंट नहीं होगा। मतलब अगर एग्जीक्यूटिव पावर्स और एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब मिलकर काम करेंगी तो सब मनमानी चालू हो जाएगी और सारी पॉलिसी उनके हित के अनुसार बनेगा, जो एग्जीक्यूटिव चाहता है उस हिसाब से। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि दोनों का पृथक करने के लिए राज्य काम करे, मतलब एग्जीक्यूटिव अपने हिसाब से काम तो करे लेकिन उस पर कंट्रोल स्टेट जो जुडिशियल है उसका कंट्रोल बना रहे, वो उस पर, उन्हें ये डर रहे कि वो हमारे ऊपर है कि वो चेक कर सकता है। जो हमें जुडिशियल रिव्यू का पावर मिला है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इसीलिए दिया गया है कि राज्य अपने मनमानी तरीके से काम न करे, वो हर वक्त मतलब अपनी इच्छा के अनुसार न करे। तो उस पर कंट्रोल करने के, उसको देखने, कंट्रोल इन द सेंस उनको देखने के लिए कोर्ट को स्वतंत्र न्यायपालिका की एक स्थापना की गई, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता है कि ये कि उसको स्वतंत्रता दी गई है कि वो राज्य को उनके मनमाने रूप से कार्य करने के लिए रोक लगाए। फिर आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो राज्य को ये फॉलो करना चाहिए कि अगर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए, अभिवृद्धि के लिए कदम उठाए कि हाँ इंटरनेशनल जो पीस एंड प्रोटेक्शन वगैरह है उसमें वो उसको बढ़ावा मिले। फिर अगर अलग अलग राष्ट्रों के बीच अगर अच्छे संबंध बनाने हैं तो उस प्रकार से काम करे। फिर एक दूसरे राष्ट्रीय विधि का मतलब सब
एक दूसरे राष्ट्र पर जो है वो उस पर उसका सम्मान करे, और उनके जो भी उसकी संधि बनाई गई है, जो भी हमारे उनके साथ ट्रीटीज वगैरह है, तो उसका आदर करे ना। और जो अगर कोई डिस्प्यूट होता है उनके साथ, हमारे जो भी ट्रीटीज वगैरह है, उसको पहले तो उसको फॉलो करे, उसका आदर करे, उस हिसाब से करे। अगर फिर भी अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो मध्यस्थम द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन करे, इस पर ध्यान देगा स्टेट। तो ये हमारे थे डीपीएसपी, जो कि कोर्ट में इन्फोर्सेबल तो नहीं कराए जा सकते, लेकिन स्टेट को इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसी बनाए, ताकि स्टेट का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से विकास हो सके, समाज का उत्थान हो सके। चलिए, अब है नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 4A, मूल कर्तव्य। अब जब संविधान बना था तो संविधान में पार्ट ए जो मूल कर्तव्य, उसके बारे में प्रोविजन नहीं दिए गए थे। तो इस बात पे बात उठी कि लोगों के मौलिक अधिकार के बारे में तो बोला गया है, नागरिक को मौलिक अधिकार तो दिए गए, उनके फंडामेंटल राइट्स तो दिए गए, लेकिन उनके कर्तव्य के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला गया है। तब फिर इस बात पे जब विवाद उठा, तब फिर ये डिसाइड किया गया कि अमेंडमेंट लाया जाए, और जब अमेंडमेंट किया गया तो पार्ट 4A जोड़ा गया। और ये अमेंडमेंट 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसके द्वारा ये फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा गया। और तब जब ये जोड़ा गया था तो इसमें मूल जो थे फंडामेंटल ड्यूटीज, तो वो 10 थी। बाद में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, जिसमें 11वां क्लॉज जोड़ा गया। और टोटल अब हमारे पास जो मूल कर्तव्य है, टोटल वो 11 मूल कर्तव्य है। ये मूल कर्तव्य ये है जो कि जो हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो उसको फॉलो करे। हमारे देश के लिए ये मतलब मूल अधिकार, जिस तरीके से उनको मूल अधिकार दिया गया है, उनके राइट्स के प्रोटेक्शन के दिए गए हैं, तो वैसे ही उन्हें देश के लिए अपने कर्तव्य को भी फुलफिल करना चाहिए। ये एक नागरिक का कर्तव्य, नागरिक की ड्यूटी है कि वो अपने कर्तव्यों को का ध्यान रखे। चलिए, अब हम देख लेते हैं कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या दी गई है हमको। तो भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धार्मिक, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारे सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। 6 प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और ये जो है, ये 11th वाला है हमारा, जो यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है। अब ये क्वेश्चन होता है कि मूल कर्तव्य क्या न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है? क्या अगर कोई नागरिक अपने मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो क्या कोर्ट में जाके उससे करवाया जा सकता है? तो इससे संबंधित केस आया था एम्स विद्यार्थी संघ वर्सेस एम्स का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि प्रत्येक नागरिक अनुच्छेद 51A में दिए गए कर्तव्यों के अधीन होता है, परंतु इस मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि मूल कर्तव्य विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये इन्फोर्सेबल नहीं है। ये खुद से नागरिक में होना चाहिए, जिम्मेदारी होना चाहिए कि हमें ये पालन करना, ये हमें करना चाहिए। इसी तरह सच्चिदानंद वर्सेस पश्चिम बंगाल का केस आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल कर्तव्य यदि किसी अन्य प्रवर्तनीय प्रावधान के समरूप हो तो उन्हें दूसरे प्रावधान के अंतर्गत प्रवर्तित कराया जा सकता है। मतलब ये जो अगर मूल कर्तव्य इस टाइप का अगर किसी और दूसरे
प्रावधान के अंदर भी शामिल है और वो इन्फोर्स कराए जा सकते हैं, तो इन मूल कर्तव्यों को उन प्रोविज़न के साथ मिलाकर उसको इन्फोर्स कराया जा सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।